हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वी एकेडमी पे। हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का घटना चक्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले फ्रेंड्स हम इसकी थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आज का हमारा इसमें दूसरा चैप्टर है पारिस्थितिकी। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव समुदाय और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जो उनके चारों तरफ होता है। ठीक है। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रेटर ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? रेटर ने किया था। और कब किया था? 1865 में किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया, इसकी विस्तृत व्याख्या की। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों किसे हाउस और लिविंग स्पेस घर या आवास तथा लोक्स साइंस और स्टडी अध्ययन। ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है? अध्ययन को मिलाकर बनाया गया। अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थिति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और जो ना उनका जो ना पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। फिर क्या लिखा है? यूजिन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? प्रकृति की संरचना। संरचना मतलब पृथ्वी कैसे बनी हुई है। ठीक है। इसकी संरचना क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है और इसकी प्रक्रिया ये कैसे काम करती है। ठीक है। तो उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ये देखिए इसका डायग्राम है जिसमें ये जलवायु, जंतु, वनस्पति के आपस में सब क्या कर रहे हैं? ये अंतर क्रिया कर रहे हैं। ठीक है। आपस में ही क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से अंतर क्रिया कर रहे हैं। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। व्यापक आयाम मतलब पहले खाली जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है, उनके वातावरण को, लेकिन अब इसमें और कुछ भी शामिल किया गया है। इसके जो आयाम है उसको क्या कर दिया? और बढ़ा दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं वरन मानव समाज एवं उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। अब पर्यावरण में सिर्फ इनके होने का अध्ययन नहीं, इनकी जो क्रियाएं होती उनका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वर्ष 1935 में A.G. टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। तो किसके द्वारा ये संकल्पना प्रस्तावित की जाती है? A.G. टांसले के द्वारा। कब? 1935 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A.G. टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? भौतिक तंत्रों का, जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है। कैसा तंत्र है? खुला तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? खुला तंत्र है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब बड़े भी तंत्र हो सकते हैं, छोटे भी तंत्र हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्स ने माइक्रोकॉम्स कहा है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है और इसे सूक्ष्म पारितंत्र कहते हैं। ठीक है। छोटी भी हो सकती है और जो है ना बड़ी भी हो सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। कितना हो सकता है? महासागर जैसे बड़ा और एक बूंद जैसा छोटा भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। जैव मंडल। अब बायोस्फीयर क्या है? मिट्टी, शैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत क्या कहलाती है? जैव मंडल कहलाती है। ठीक है। जो किससे बनी होती है? मिट्टी से भी बनी होती है, शैल से भी बनी होती है, जल तथा वायु से बनी होती है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है। बायोस्फीयर। ठीक है। बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। बायोस्फीयर क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र ही है, जो क्या है? बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे पढ़ते हैं। जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा इस मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत गृहीय तंत्र है।
होता है जिसके भौतिक एवं अजैविक दो संगठक हैं। कैसे हैं? जिसके जैविक और अजैविक दो संगठक हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ध्यायत्व है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है, ठीक है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों तथा पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज़ बात है, आप ध्यान, क्षेत्र विशेष के सभी, मतलब एक ही क्षेत्र के, मतलब बता रहे, ये नहीं कि अलग अलग क्षेत्र के, मतलब जो ना पेड़ पौधे या जानवरों को लिया जाए या सूक्ष्म जीव को, एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या है? इसकी विशेषताओं को देख लेते क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 मूल संगठनों में होती है। कौन कौन से संगठक है? ऊर्जा संगठक, जैविक या बायोम संगठक और अजैविक या भौतिक संगठक। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। कैसा तंत्र है? खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। फिर क्या है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का भी क्या होता है? पर्यवेक्षण होता है। फिर क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यायत्व है कि बंद तंत्र में यह क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। किसके बीच? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, या पति और पत्नी। तो इसमें इसका आंसर है सबसे पहले पहला वाला। ठीक है, जीव और वातावरण का अध्ययन करती है। इसकी थ्योरी को देखें। पारिस्थितिकी जीव मंडल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? जी टेलर ने किया था, ई हंटिंगटन ने किया था, डी आर स्टोटर ने किया था, या टांसले ने किया था? तो पता है आपको, ए जी टांसले ने किया था। ठीक है, वर्ष 1935 में ए जी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। ए जी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी जो है ना अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र नहीं बल्कि खुला तंत्र होता है। ठीक है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ये जो है ना तीनों पॉइंट सही है, जबकि सी वाला क्या है? गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है, इसीलिए क्या कहलाता है? ये जो है ना खुला तंत्र कहलाता है। लेकिन बंद तंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, तो आपको पता है ये कार्यशील इकाई सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी ठीक है। लेकिन यह एक बंद तंत्र नहीं बल्कि खुला तंत्र होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी है जो नहीं है, संबंध में सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कारण कहा गया। अब देखना है अभिकथन क्या है। जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, कारण इसका ये, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अधोलिखित कूटों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा इसका क्या आंसर गलत है। तो देखिए, जीव मंडल एक खुला तंत्र है, ये तो सही बात है। लेकिन जीव मंडल में जो है ना पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये बात गलत है। पुनः निवेश हो सकता है और होता भी रहता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसकी थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैव मंडल मिट्टी, शैल तथा जल तथा वायु से बनी एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जैव मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। जैव मंडल किसका? जीवों का क्या करता है? भरण पोषण करता है, क्योंकि जैव मंडल पे ही हमारी खेती होती है, यहीं पे पानी होता है, तो ये क्या करता है? मतलब जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी क्या भरण पोषण तो जैव मंडल से ही होता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इसे पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यायत्व है कि पारिस्थितिकी तंत्र से
पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रीय होते हैं तथा अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जल मंडल है, जीवोम है, स्थल मंडल है या जैव मंडल? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैव मंडल है। ठीक है, जैव मंडल के बारे में पढ़ते हैं। जैव मंडल मिट्टी शैल अभी ये पढ़ चुके हैं, इसको रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं। पारितंत्र के घटक क्या हैं? ठीक है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वातावरण में जो अजैविक घटक होते हैं वो और जीवधारी, चाहे वो जो मनुष्य हो या फिर जानवर हो। ठीक है, पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। ठीक है, इसमें दोनों ही चीज़ शामिल होते हैं, जैविक और अजैविक। अब क्या है? पारितंत्र जो है ना, पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है और पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये डायग्राम है। ठीक है, ये है पारितंत्र के घटक। अभी हमने बताया आपको जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए अजैविक घटक कौन से होते हैं और जैविक घटक कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इधर क्या है? अजैविक घटक, और इधर क्या है? जैविक घटक। तो अजैविक घटक में देखते हैं यहाँ क्या होता है। ठीक है, अजैविक घटक को भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहले भौतिक घटक क्या होते हैं, अकार्बनिक घटक कौन होते हैं और कार्बनिक घटक कौन से होते हैं। तो भौतिक घटक में सबसे पहले क्या है? प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। ठीक है, आगे देख लेते कुछ और नहीं। हाँ, स्थलाकृति, ये क्या हो गए? ये भौतिक घटक। और स्थलाकृति में ऊंचाई और ढलान के आधार पे। ठीक है, और वायु, ये क्या हो गए? भौतिक घटक हो गए। अब अकार्बनिक घटक में देख लेते क्या क्या होते हैं। तो अकार्बनिक घटक में क्या होता है? जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन इत्यादि, और खनिज, चट्टान और तत्व। ठीक है, जो मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ये सब क्या है? ये सब तत्व, ये क्या है? अकार्बनिक है। और भौतिक घटक में तो आप जान ही गए कौन से घटक होते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता वगैरह। अब देखते हैं कार्बनिक घटक में क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया, ये सब जो है ना किस में होता है? ये जो है ना कार्बनिक घटक होता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया अजैविक घटक में कौन कौन चीज़ें आती है। अब हम देख लेते हैं जैविक घटक में क्या क्या आता है। तो जैविक घटक में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक। ये कैसे? जैविक है। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं। उपभोक्ता क्या है? जानवर हैं और मनुष्य, दोनों ही क्या हैं? जो है ना उपभोक्ता हैं। और अपघटक कैसे? जैसे कि चींटी हैं, गिद्ध हैं, ये सब कैसे हैं? ये सब क्या है? अपघटक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः जीव मंडल में उपस्थित सभी संगठनों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जितने भी जीव इसमें सम्मिलित होते हैं, जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठनों द्वारा जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जीव से जैव मंडल जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? देखते हैं इनका क्रम क्या है। ठीक है, ये जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या है। जनसंख्या को जब बहुत सारी होती है तो क्या बनता है? समुदाय छोटे छोटे बनते हैं। और जब समुदाय आपस में मिल जाते हैं, ये तो क्या करते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यायत्व है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखें, एक ही जाति के, जैसे कि कुत्ते हैं तो फिर कुत्ते ही होने चाहिए, वो एक ही जाति के होते हैं। ठीक है, तो उनका जो संख्या होगी उनको क्या कहेंगे? उनको जनसंख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे मनुष्य होता है तो मनुष्य सब एक ही जाति के तो हैं, तो उनको क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक जातियों की संकल्पना, जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। ठीक है, कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भूक्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित भू क्षेत्र में क्या एक ही पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है? नहीं, बहुत सारे भी पाए जा सकते हैं और एक भी पाया जा सकता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं? क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को प्रमुख 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। स्वपोषित कौन से होते हैं? जैसे पेड़ पौधे होते हैं,
ठीक है। कवक और शैवाल होते हैं, ये जो है ना स्वयं का भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और जो परपोषित होते हैं ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो स्वपोषित संगठक कैसे होते हैं, परपोषित कैसे, आपको पता चल गया। स्वपोषित संगठक जो होते हैं वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, ठीक है। और उपभोक्ता क्या होते हैं, जिसे जो है ना परपोषित हैं, उपभोक्ता को कहा जाता है मानव सहित परपोषित जंतु है। कैसे, मानव सहित जो है ना परपोषित जंतु हैं जो स्वपोषित पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अतः उपभोक्ता जो है ना द्वितीय पोषक या द्वितीय उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वियोजक क्या होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों को या जंतुओं या अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, मतलब ये अपघटक होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव को अपघटक कहते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। इनको आहार क्या होता है, ये अपघटक का काम करते हैं, यही इनका आहार होता है, ठीक है। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, स्थलीय एवं जलीय तंत्र। घास, स्थल, वन, मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के उदाहरण हैं क्योंकि ये स्थल पे पाए जाते हैं। अब जलीय में कौन कौन से आते हैं, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में झील, नदियाँ, समुद्र आते हैं। अब झील नदियों में भी तो मछलियाँ रहती हैं, कछुए रहते हैं, बहुत सारे जीव छोटे छोटे सूक्ष्म होते हैं, तो क्या है आपस में पारिस्थितिकी तंत्र है ना। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको मछलियाँ खाती हैं, मछलियों को जो है ना जैसे कि सांप खा जाते हैं, तो ये क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं ना, तो यही पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति वाला है, ठीक है, प्रकृति वाला जैसे कि तालाब है वहाँ पर और पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे अपना आराम से प्राकृतिक का जो बना पारिस्थितिकी तंत्र वो चल रहा है। अब वहाँ जा कर के जो है ना मानव जो है ना खेती करने लगे तो क्या हो जाएगा कि पारी तंत्र तो वो भी है, पारिस्थितिकी तंत्र वो भी है, लेकिन वो क्या हो गया, कृत्रिम भी हो गया और मानव द्वारा भी हो गया, ठीक है। उदाहरणतः घास स्थल प्रदेश के बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। शस्य भूमि में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काटकर उस भूमि पर वृक्षारोपण या कृषि कार्य किया, अतः वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। समझ में आ गया आपको। पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कैसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था आपको स्थलीय होते हैं और जलीय होते हैं और मानवीकृत होते हैं, ठीक है। स्थल मतलब जो स्थल पर होते हैं, जल मतलब जो जल में पारिस्थितिकी तंत्र होता है और मानवीकृत जो मानव द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब स्थल में कौन कौन से आता है, वन, घास स्थल और मरुस्थल, ठीक है। और जलीय में अलवणीय जल और लवणीय जल, इन दोनों में अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसमें तालाब होता है, झील और झरना, ये किस में आ जाता है, लवणीय में आ जाता है, अलवणीय में सॉरी। और लवणीय जल में कौन सा आता है, लवणीय झील आती है और ज्वारदनमुख आते हैं, ठीक है, और समुद्र आता है, ठीक है। अब मानवीकृत में क्या आता है, कृषि, खेत या खलिहान, जल जीवशाला आती है और क्या, अंतरिक्ष यान, ठीक है। ये सब तीनों हो गए। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए जलीय तंत्र हो गया। अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसा है, स्थिर है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। किस संरचना के कारण, रासायनिक संरचना के कारण। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। कैसा होता है, जितना भी जल है उसमें सबसे ज़्यादा जल कैसा है, 97% जो है ना समुद्री जल है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले हुए हैं, इनके बटे हुए हैं नहीं हैं, जैसा कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है। ये सब क्या आपस में मिले हुए हैं, और जो है ना स्थल देखिए बटे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन ये अलग नहीं रहते, आपस में जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं से। ध्रुवों तथा मध्य रेखा के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इससे समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन समुद्री धाराओं के कारण
जल का सारे समुद्र में एक सा मिश्रण बना रहता है। धाराओं के कारण क्या रहता है, इधर का जो है ना लवण उधर, उधर से उधर, ये सारे जो पोषक पदार्थ होते हैं जाया करते हैं। इस कारण तापमान का स्तर नहीं हो पाता है। क्या नहीं होता है, स्तरण नहीं हो पाता है। और जल में ऑक्सीजन की कमी भी होने पाती है। ठीक है, समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं जिससे जल स्तर बदलता रहता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में स्तरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्तरण पाया जाता है, जो इस प्रकार है। ये देखिए, ये है डायग्राम। ठीक है, कैसे स्तरण पाया जाता है। ये देखिए, ये समुद्र का क्या है, ये तलजीवी प्रदेश है। ठीक है, और ये प्रकाशीय क्षेत्र है, ये मतलब कम गहरा होता है, और ये क्या होता है, ज़्यादा गहरा होता है। और ये इसकी ढाल है, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा ढाल है और यहाँ पे कम ढाल है, ये तट के पास पाया जाता है। तो इन सब से क्या होता है, और ये देखिए गहरा क्षेत्र, इन सब से क्या होता है, इन सब से जो है ना इनकी जो समुद्र में जो स्थिति होती है अलग अलग होती है, और इन्हीं के हिसाब से जो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है वो अलग अलग होता है। इसमें यही बताने का कोशिश है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा कम होती जाती है। इस कारण उत्पादकता की संख्या उपभोक्ता से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं, निषेध या निच कहते हैं, या बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। ठीक है, ई वाला आंसर है इसका। ठीक है, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की जगह को क्या कहते हैं, आवास भी कहलाता है। और जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। उदाहरण वन, घास स्थल, रेगिस्तान और टुंड्रा और बायोम। तो आपको समझ में आया कि उत्तर ई क्या है, उपयुक्त में से अधिक है, क्योंकि बायोम भी कहते हैं और आवास भी कहते हैं इसीलिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, और किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसका सबसे आंसर सही क्या होगा, सी वाला इसका आंसर सही होगा, क्योंकि जब वातावरण होगा, पर्यावरण होगा, तभी तो वो आपस में क्रिया करेंगे, तभी तो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। ठीक है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। ठीक है, फिर क्या, अधोलिखित में कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। सबसे पहले जनसंख्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, समुदाय होता है, फिर भूदृश्य होता है, या पहले भूदृश्य होता है, फिर समुदाय होता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, फिर जनसंख्या होती है। इसमें से सही क्रम क्या है, या पहले जनसंख्या होती है, फिर समुदाय होता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, फिर भूदृश्य होता है। तो इसमें सही आंसर सी वाला है। कौन सा आंसर सही है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जनसंख्या होती है, फिर समुदाय उससे बनता है। ठीक है, ये जनसंख्या देखिए एक ही प्रजाति के होते हैं। जनसंख्या किनको कहते हैं, एक ही प्रजाति के जब लोग होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, वो जनसंख्या होती है। फिर समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की जब प्रजाति आपस में मिल जाती हैं तो उसको समुदाय कहते हैं। फिर ये वातावरण के साथ मिलकर जो क्रिया करते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं, और फिर ये भूदृश्य आता है। ठीक है, ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, तालाब, खेत, वन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा, खेत एक कृत्रिम है, क्योंकि तालाब तो जो है ना प्राकृतिक है और वन भी प्राकृतिक है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। स्वपोषित कहते हैं, सही बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा इसमें दिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। और ये फिर चौथा है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला होगा, एक और दो। सबसे पहले देखिए दो कौन सा, एक और दो सही, ये दोनों ही गलत है। कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था, और जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। ये दोनों ही सही, जबकि ये थर्ड वाला भी गलत है और चौथा वाला भी गलत है। आगे देखते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न से क्या सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता उपभोक्ता पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों के संख्या में अधिक है, या उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, या द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसमें से आंसर इसका सी है, उत्पादक ज़्यादा अधिक होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना कम होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है। तो हमने आपको बताया था घास का मैदान जो है ना, नहीं सॉरी, घास का मैदान नहीं, धान का खेत जो है ना,
वो क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है, क्योंकि धान का जो मैदान होता है वो जो है ना मनुष्य द्वारा जो है ना तैयार किया जाता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो हमने बताया था सबसे ज़्यादा समुद्र पानी ज़्यादा ही है, इसीलिए सामुद्रिक जो है ना पारितंत्र क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र है, सबसे बड़ा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है 71%। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय, मैंने बताया था आपको सबसे ज़्यादा स्थिर है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन क्या होता है? पारिस्थितिकी तो आपने जान लिया क्या है, अब ये असंतुलित कैसे होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतः संतुलित अवस्था में अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करता रहता है। सामान्यतः संतुलित व्यवस्था में विभिन्न गतिविधियां उसमें होती रहती है, परंतु विभिन्न कारणों यथा वनोन्मूलन मतलब वनों को काटने से, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, मतलब लकड़ी को काटना ही क्या है इसका जो है ना मूल कारण है। वनोन्मूलन के कई कारण हैं जिन्हें अधोलिखित आरेख द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, ये वनों को अगर काटा जाता है तो इसके क्या कारण होते हैं? वनोन्मूलन के कारण क्या क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, और जो है ना वनों का चारागाह में परिवर्तन। ठीक है, वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन, वन भूमि जो होती है उसको काटकर कृषि करने लगता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, भैया खाने के लिए खाना तो चाहिए ही। झूम कृषि करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर, पहले एक जगह खेती कर ली, वो बिल्कुल जब बेकार हो जाती है जंगलों को काट कर तो छोड़ करके दूसरी जगह कर लेते हैं। वन आग्नि, जो है ना अग्नि से क्या होता है, वन जल जाते हैं। औद्योगिक व व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी काट लेते हैं, रेल की पटरियाँ बनाने के लिए, जैसे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, नीति निर्धारण में सतत विकास की संकल्पना का अभाव, जो है ना सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि जो है ना सतत विकास पे हमारा ध्यान जा रहा है कि नहीं। शहरीकरण, ठीक है, जंगलों को काट कर और जो है ना गाँव से सब शहरीकरण कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, कागज़ की मांग, क्या है, कागज़ की मांग। तो ये सब क्या है, वनोन्मूलन के कारण है। ठीक है, आगे देखते क्या है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन है, मतलब लकड़ी को काटना भारत में क्या है, एक जो है ना मूल कारण है। जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारण मतलब दूसरे कारण है। ठीक है, वन जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। ध्यायत्व है कि जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, इन सब चीज़ों से। ठीक है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। वनों को काटना भी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन या जैव मंडल भंडार। तो जो है ना इसमें पूछा गया कि नहीं करता है संतुलन को बनाए रखने में। पेड़ों को काट दोगे तो फिर वो जो है ना पारिस्थितिकी संतुलन कैसे बनाए रखेंगे, जबकि आप पेड़ लगाओगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। वर्षा जल प्रबंधन करोगे तब भी बना रहेगा और जैव मंडल भंडार करोगे तब भी बना रहेगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण? हमने बताया था वन उन्मूलन जो है यही एक प्रमुख कारण है, बाकी सारे ये जितने भी तीनों हैं ये क्या है, गौण या द्वितीय कारण है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? सामाजिक वानिकी, लकड़ी काटना, वन महोत्सव, किससे मतलब बिगड़ता है? तो ये वाला है। ठीक है, लकड़ी काटने से बिगड़ता है, जबकि इन सबसे क्या बनता है असंतुलन बना रहता है। निम्नलिखित में किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? वन रोपण से नहीं है, वन जीव सुरक्षा से नहीं है, औद्योगिक प्रबंधन से नहीं है, जल प्रबंधन से नहीं है। तो इनमें से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध है? औद्योगिक प्रबंधन से जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध नहीं है, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट लकड़ी काटने से। ठीक है, आगे देखते हैं, वाहन क्षमता एवं पारिस्थितिकी कर्मकता क्या है? ठीक है, इसको देखते हैं, इसको लेकिन कल पढ़ेंगे, आज नहीं देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ हमें बताइए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। आगे आने वाली वीडियो में हम जो है ना वन क्षमता वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।